अस्सलाम वालेकुम बुजुर्गों, दोस्तों और साथी नाज़रीन। इस हफ़्ते के फ़िक्र नज़र प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। गुज़िश्ता प्रोग्राम में एक हफ़्ते 2 हफ़्ते पहले के प्रोग्राम में मैंने कहा था कि मुसलमानों को यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड की मुखालिफत करना फ़िलवक़्त के लिए छोड़ देना चाहिए, ताकि दूसरे लोगों को या दूसरे हिंदुस्तानियों को ये मालूम होना चाहिए कि अगर यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड आता है तो फिर उसके उनको क्या क्या नुकसानात होते हैं, वो भी सोचने के लिए अगर हम छोड़ देते तो ये उस वक्त बेहतर रहता। तो ये एक मशवरा मैंने दिया था, लेकिन आज ऐसा महसूस हो रहा है कि वो मशवरा या उस बात पर दूसरे लोग इत्तेफाक करना शुरू कर दिए हैं। सरदार जी लोग जो होते हैं या पंजाबी लोग जो होते हैं, उनकी सबसे बड़ी कमेटी जो होती है गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, उन्होंने कहा है कि वो यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड को किसी भी तरीके से नाफिज होने नहीं देंगे। यकीनन ये बात उनके तरफ से आना बहुत बड़ी बात है, इसलिए कि सिख बिरादरी ये ज़रूर कहते आ रही है कि हम 2 करोड़ सिख लोग होकर पूरे फ़िलवक़्त की मौजूदा हुकूमत को घुटनों पे ला के छोड़े थे किसान बिल के ऊपर। वैसा मैं समझता हूँ कि अब इस बार गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से ये बात आना, मैं समझता हूँ कि सबके आंखें खोल देने के लिए काफ़ी है। खैर, यूसीसी अपनी जगह है, लेकिन अगर देखा गया तो झारखंड में भी क़बायली तबका जो एसटी तबका होता है, उन्होंने भी ये कहना शुरू कर दिया है कि हम किसी भी हालत में यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड की मुखालिफत करेंगे, इसलिए कि इससे हमारे पर्सनल लॉ या हमारे जो क़बायली क़ानून होते हैं उस पर बहुत ज़्यादा यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड असरअंदाज हो सकता है। ये बात यहीं पर भी नहीं रुक रही, नॉर्थ ईस्ट के बीजेपी के चीफ मिनिस्टर ने भी मुखालिफत कहते हुए ये कहा है कि क़बायलियों को यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड से के बाहर रखना चाहिए। ख़ुद सुशील कुमार मोदी बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे बीजेपी के, जो अब फ़िलवक़्त लॉ कमीशन की बनाई गई कमेटी के प्रेसिडेंट हैं। उन्होंने भी कहा है कि यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड के ऊपर एससीओं को और क़बायलियों को बाहर रखने के लिए ऐसा यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड बनना चाहिए ताकि उन पर यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड का इतलाक़ ना हो सके। बहरहाल ये बात ऐसी है कि ऐसे मिसाल तो बहुत सारे दे सकते कि क्या होना चाहिए, लेकिन हमारी हिकमत अमली जो होना चाहिए था वो ये है कि हम बिल को समझने से पहले या डायरेक्टली लॉ कमीशन की सिफारिशात आने से पहले अगर हम सिर्फ मुखालिफत करने पे लग जाएंगे तो फिर दूसरों की सोच को हम मफलूज कर दे रहे हैं। तो बहरहाल कुछ लोग वोट की खातिर कर रहे हैं, कुछ लोग शोहरत पाने की खातिर कर रहे हैं। बहरहाल आने तो दीजिए, पहले जो होता वो तो अपनी जगह है। क्या ट्रिपल तलाक बिल नहीं आई? बिल आ गई, लेकिन जो होना है वो तो हो रहा है। तो हमारी हिकमत अमली होना चाहिए कि किस हद तक किसकी हम मुखालिफत करना चाहिए या कब इसकी मुखालिफत करना होनी चाहिए, ये हिकमत अमली बनाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए कि हो रहा ये कि खरी बात ये है कि मौलाना अगर राइट हैं तो बिजनेसमैन या सियासी लोग लेफ़्ट हो जा रहे हैं, और इसमें ये दूरी बढ़ते चले जा रही है। ये दूरी को ख़रीब करना है कि हम पहले अपने आप को ख़रीब होना है एक दूसरे में। तबक़े को लेकर जो हम अलग हो रहे हैं, ये अगर हम ख़रीब कर सकें, जो डिफरेंसेस हैं, मौलाना अगर मज़हब को लेके बात समझाने को जाएंगे और सियासी लोग हों या बिजनेसमैन हों या ताजिर लोग हों, ये अगर दुनियादारी क्या है उसको लेके बीच का अगर हम यहाँ पे यूनिफॉर्मिटी अगर लाते हैं अपने ख्यालात में, तो मैं समझता हूँ कि हम आगे हमारे अच्छे दिन लाने के लिए या कौम के अच्छे दिन लाने के लिए हम कुछ काम कर सकते हैं। मसले को समझने से पहले कूद कर अगर बयानात देना शुरू कर देंगे हम, तो उसमें हो रहा ये कि बड़े बोल बोलना शुरू कर दे रहे हैं, किसी को नीचा दिखाना शुरू कर दे रहे हैं, या कोई सियासी शोहरत हासिल करने के लिए बयानात देना शुरू कर दे रहे हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि हमारे लिए क्या, किसी भी कौम के लिए ये चीज़ ठीक नहीं रहती। वैसे ये बात यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात रही थी, ये तो एक बात थी जो हुई थी, लेकिन इसकी प्लानिंग के लिए मैं ये बात कह रहा था। अगर वैसा देखें तो इस हफ्ते बहुत सारे एक्टिविटीज़ ऐसे हुए हैं सियासी मैदान में, चाहे वो अजीत पवार हों, शरद पवार को धोखा देकर बीजेपी में जाके मिल गए हैं, या ये कहूँगा कि अजीत पवार ने शरद पवार को एक ऐसा पावर शॉक दिया है, मगर फिर भी मैं ये ज़रूर कहूँगा कि पावर से खेलना शरद पवार को बहुत अच्छी तरीके से आता है।
तो शायद ऐसा लग रहा है कि शरद पवार और उद्धव ठाकरे के साथ पूरी महाराष्ट्र लॉबी, महाराष्ट्र कौम जो होती है या महाराष्ट्र मानूस जिसे कहते हैं, वो पूरे ऐसा लग रहा है कि शरद पवार और उद्धव ठाकरे के साथ ठहर जाएंगे और बीजेपी की शायद हो सकता है कि अच्छी खासी मुखालिफत ऐसा करेंगे कि आइंदा इंतखाबात में जो 48 पार्लियामेंट की सीट्स हैं या स्टेट असेंबली की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे झटका बीजेपी को और शिंदे ग्रुप की शिवसेना को लगने के बहुत ज़्यादा आसार अभी से जो दिख रहा है वो ऐसा लग रहा है कि महाराष्ट्र लॉबी एक हो जाएंगी और इनको धोखेबाज, दगाबाज या जिन जिन पर केसेस है ईडी के या आईटी के, वो लोगों को साथ लेकर जो बीजेपी चल रही है उसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। मगर शरद पवार के साथ पवार कभी अलग नहीं होता। लोग अगर ये कहते हैं कि 88 साल के शरद पवार हैं जिन्होंने 60 मौसम सियासी तौर पे देख लिए हैं, ये सब अपनी जगह है, लेकिन शेर बूढ़ा भी हुआ तो शेर शेर ही होता है। ये बात को शायद महाराष्ट्र के लोग बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो ये रहा महाराष्ट्र की बात। लेकिन तेलंगाना में अगर हम बात करेंगे तो तेलंगाना के ऊपर सबसे बड़ी खबर जो आई थी, जो अब तक मेट्रो पुराने शहर में आने के बातों से जो लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया था या उनको खुश करने के लिए जो बात दावे किए गए थे सियासी तौर पर, उसे पूरी तरीके से रोक एलएनटी ने लगा दी है। एलएनटी ने कहा कि पुराने शहर में मेट्रो लाना उनके लिए फीजिबल नहीं है। तो क्या पुराने शहर में मेट्रो अब नहीं आएगी, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन फिल वक्त केटीआर की बयान पे अगर हम जाएंगे तो केटी रामाराव जो म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के मिनिस्टर हैं और चीफ मिनिस्टर के फर्जन हैं, उन्होंने कहा है कि हुकूमत से जो भी ताउन हो सकता है, चाहे वो माली ताउन हो या मनसूबाबंदी में हो या लैंड एक्विजिशन में हो, बहरहाल जो भी ताउन हुकूमत की तरफ से हो सकता है उसकी मदद देने के लिए वो तैयार हैं, ताकि पुराने शहर में मेट्रो लाने का काम ना रुके या मेट्रो लाने को, बहरहाल मेट्रो को यकीनी बनाने का उन्होंने तमानियत दी है या उन्होंने ये किया है कि ये उनका वादा है या उनकी बात पे भरोसा करना चाहिए। लेकिन यहाँ ये बात ज़रूर है कि गज़ब किया तेरे वादे पे एतबार किया, गज़ब किया तेरे वादे पे एतबार किया, तमाम रात क़यामत का इंतज़ार किया। 9 साल से आप लोग हुकूमत में हैं और 9 साल में ऐसे बहुत सारे वादे हुए थे जिससे ख़ास तौर पे हमारी दिलजोई बहुत हुई है, चाहे वो 12% का मामला हो या बजट बढ़ाने का मामला हो या नौकरी देने का मामला हो या ख़र्च देने का मामला हो। बहरहाल ऐसे वादे तो बहुत हुए थे। तो अब वादों पर अगर मेट्रो का दारोमदार है तो फिर ये वादे कितने कारामद होंगे या हमें हकीकत में बदलते हुए देखेंगे, ये तो फिर आइंदा, अब इलेक्शन का मौसम है, इलेक्शन के मौसम में ऐसे बहुत सारे वादे होते हैं, लेकिन कौन वादा वफा करता है इस बात को सोचना बहुत ज़रूरी है। जब दोस्ती थी तो दो मिलकर सियासी हरीफ जो पहले तो मुखालिफ थे, लेकिन दोस्ती जब हुई तो इतनी पक्की दोस्ती हुई थी कि वो बहुत सारे वादे हुए थे और वादे वफा नहीं होने पर भी दोस्ती निभाई गई और जय और वीरू की जोड़ी जो थी वो आगे बढ़ते चले गई। लेकिन पुराना शहर वहीं पुराना रहा और मुसलमान वही बैकवर्ड रहे जो अब एससीओं के बराबर ठहरे हुए हैं, चाहे वो तालीमी एतबार से हो या माली एतबार से हो। हम एससीओं से कम हैं, ये बात हकीकत है। 68% मुसलमानों का तालीमी तनासुब है, जो एजुकेटेड लोग हैं जो 68% मुसलमानों का है, जबकि एससीओं की अगर हम बात करेंगे तो वो 71 है। तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अब फिलवक़्त दोस्ती आप लोगों की थी, तरक्की आप लोगों की हुई, लेकिन कौम पिछड़े की पिछड़ी रह गई। अब तो दोस्ती में जब दरार पड़ गई तो ज़बान भी अलग अलग चलने लगी है हर एक की। लेकिन हैदराबाद के मासूम लोग सिर्फ भरोसे पे ज़िंदा थे और ज़िंदा हैं अभी भी, लेकिन होता क्या है ये तो देखेंगे। देहात के लोग होशियार हुए हैं, हैदराबाद से ज़्यादा देहात के लोग होशियार होते हैं, जो वादा वफा ना होने पर 5 साल में जो तख्ता पलटने की बात होती है वो अपने बात को कभी उससे हटते नहीं हैं। लेकिन
देखते हैं कि इस मर्तबा क्या होता है, मेट्रो रेल का मामला हो या 12% का मामला हो या बजट बढ़ाने का मामला हो या सब्सिडी लोन की बात हो। 2 बार आप लोन के एप्लीकेशन ले लिए हैं, 2,64,000 एप्लीकेशन तो सिर्फ हैदराबाद में जमा हुए, लेकिन अभी तक उसका कोई फैसला नहीं हुआ। लेकिन इसी बात में तेलंगाना में एक चीज़ जो आई, वो हुकूमत ने ये फैसला किया है कि हैदराबाद के 8 अजला में 8 मेडिकल कॉलेजेस कायम करने का यहाँ पे मंजूरी दी गई है। अब मेडिकल कॉलेजेस की अगर हम बात करेंगे तो उमूमन मेडिकल कॉलेजेस चाहे वो तेलंगाना में हो, आंध्रा में हो या कर्नाटका, पड़ोस की रियासत कर्नाटका में हो, कहीं ना कहीं इसमें सियासी पार्टनरशिप ज़रूर रहती है। और जो सियासी पार्टनरशिप रहती है उसमें मेडिकल कॉलेज में 100 सीट में गवर्नमेंट ने अब तो बाज़ाब्ता तौर पे ये कह दिया है कि 40% सीट तो आपके मैनेजमेंट कोटा के होते हैं या 30% सीट मैनेजमेंट कोटा के होते हैं, जिसकी कीमत अब जो बताई जाती है वो 1-1 करोड़ रुपए है। तो अगर 8 मेडिकल कॉलेजेस आ रहे हैं और 800 सीट का इजाफा हो रहा है तो उसमें 240 सीट ऐसे रहेंगे जिसकी कीमत 1-1 करोड़ रुपए रहेंगी। तो 240 करोड़ रुपए आवाम से ऐंठने की तैयारी हो गई है और वो आवाम पे खर्चेंगे या सियासी लोगों के जेब में जाएंगे। ये तो कॉलेजेस कायम होने के बाद या जो कॉलेजेस कायम हैं उससे जो फार्मूला आ रहा है उसकी बेसिस के ऊपर या उसी बुनियाद पे मैं ये बात कह रहा हूँ। बहरहाल 8 कॉलेजेस और मेट्रो रेल का मामला ये तो वक्त पर ही मालूम होगा कि किस हद तक कहाँ ये बात जाने वाली है, और वक्त पे ये भी मालूम होगा कि कौन दुश्मन है और कौन दोस्त है और किस तरह सियासी करवटें यहाँ पे जो चाल बदलते जा रही हैं। अब देखिए खम्मम में कांग्रेस का जलसा हुआ, बहुत ही कामयाबी के साथ हुआ है। अब फिर 15 दिन के बाद यानी 20 जुलाई को दूसरा जलसा होने वाला है, जहाँ पे फिर बीआरएस की बुनियाद को हिलाने की फिर एक तैयारी हो रही है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि प्रियंका गांधी वहाँ पे आएंगी और उसमें भी बहुत बड़े पैमाने पर लोग कांग्रेस से जुड़ेंगे या कांग्रेस के जलसा अटेंड करेंगे और अपने सियासी मुस्तकबिल के लिए एक हिकमत अमली की या पॉलिटिकल जो गर्मी होती है या सियासी इलेक्शन से पहले की जो गर्मी है वो फिल वक्त तेलंगाना में नज़र आ रही है। इसी दौरान बीजेपी ने साउथ कॉरिडोर या साउथ कमेटी बनाने का भी एक फ़ैसला किया है, जिसमें बीजेपी ये कह रही है कि साउथ इंडिया में अब कोई रियासत बरसरे इख्तदार रियासत कोई नहीं बाकी नहीं रही है कर्नाटका जाने के बाद से। तो साउथ की जो मंसूबाबंदी है, जो रणनीति बनाई जा रही है, जो प्लानिंग की जा रही है, उसमें ये देखना ज़रूरी है कि किस तरीक़े से बीजेपी फ़िरक़े वाराना फसाद को या डेवलपमेंट के एजेंडे को किस चीज़ को लेके आगे बढ़ती है। इसलिए कि जो कम्युनल एटमॉस्फेयर बीजेपी बनाना चाह रही थी कर्नाटका में, वहाँ पे बीजेपी बहुत बुरी तरीके से फेल हो गई थी। तो शायद हो सकता कि अब डेवलपमेंट एजेंडा को लेकर बीजेपी साउथ में दाखिल होने की कोशिश करेगी। लेकिन कर्नाटका की ही अगर हम मिसाल लेंगे तो फिल वक्त जो कर्नाटका में सिद्धरामैया की गवर्नमेंट है और सिद्धरामैया के जो फैसले हैं वो यही बता रहे हैं कि गीदड़ अगर शेर की खाल ओढ़कर अपने आप को शेर तस्वुर करता है तो गीदड़ को गीदड़ की जगह पे बिठाने का काम फिल वक्त कर्नाटका में जिस तरीके से फिल वक्त सिद्धरामैया जो कर रहे हैं वो बिल्कुल डंके की चोट पर आगे बढ़ रहे हैं। तो उसमें ऐसा लग रहा कि फिल वक्त साउथ इंडिया में बीजेपी के दाखिले पर रोक लगाने की जो तैयारी हो रही है उसमें यहाँ पे बीजेपी नाकाम होगी। अलबत्ता मध्य प्रदेश और राजस्थान की फिर वही बात है कि जिस तरह कांग्रेस बिखरी हुई नज़र आती थी उसी तरह मध्य प्रदेश में और राजस्थान में बीजेपी बिखरते हुए नज़र और बल्कि मसाइल और बढ़ते चले जा रहे हैं, जिससे कि मध्य प्रदेश में हो सकता है कि महाराष्ट्र में अगर ये शरद पवार या MVA की अगर तायद में लहर चलती है तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी मुखालिफ बीजेपी लहर, बल्कि लहर क्या सुनामी के तौर पे वहाँ पे आगे बढ़ सकती है। तो इन सब चीज़ों में मैं फिर यही कहूँगा कि हमारी हिकमत अमली वाज़े तौर पे तैयार होना चाहिए कि किस किस्म से या किस सिमत में हमको जाना है। क्या हम 88% मुस्लिम वोट जो
कर्नाटका में कांग्रेस के साथ गया था। यहाँ पर भी दोनों बी टीमों को नज़र में रख के क्या हमारी जो वोट की ताकत है वो एक पार्टी की तरफ मिल के जा सकते हैं या नहीं। फिर यहाँ पर तेलंगाना में जो फिल वक्त की रणनीति बनाई जा रही है, जो प्लानिंग, जो मनसूबाबंदी हो रही है, उसमें यही कहा जा रहा है कि मजलिस में, बीआरएस में और कांग्रेस में अगर हमारे वोट को डिवाइड करने में बीआरएस और बीजेपी कामयाब होते हैं तो फिर यहाँ पे क्या होने वाला है उसका अंदाज़ा आप बहुत अच्छी खूबी के साथ उस तक पहुँच सकते हैं। तो अभी से ये हिकमत अमली मेरी होनी चाहिए कि हमारा वोट एकजुट होकर जिसके तरफ भी जाए वो ऐसी सरकार की तरफ जाए जो वाकई में अच्छे दिन ला सकते हैं, चाहे वो मुसलमानों के वास्ते हो, स्टेट के वास्ते हो या हिंदुस्तान के वास्ते हो। अच्छे दिन लाने के लिए हमारा वोट सही सिमत में जाना बहुत ज़रूरी है। बहरहाल ऐसी प्लानिंग के साथ आहिस्ता आहिस्ता जो फ़िज़ा बनती जा रही है, मैं समझता हूँ कि हम सही सिमत में मूव करने में या आगे बढ़ने में, जब सही वक्त आएगा तो सही फैसला लेने में हमारी रास्ता भी और सिमत में भी हम उसी सिमत में मूव हो सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, बल्कि अपनी हिकमत अमली को अमली शक्ल दे सकते हैं। बहरहाल इन चंद बातों के साथ मैं अपनी बात को यहीं पर ख़त्म करता हूँ। इंशाल्लाह आइंदा हफ्ते फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।